ओके, तो नेक्स्ट हमारी कहानी रहेगी बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट कहानी हमारे पास क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। देखो बेटे, वो जनरल प्रॉपर्टीज तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि सॉलिड्स आर हार्ड, सॉलिड्स आर रिजिड, उसमें इंटर पार्टिकल फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं, ठीक, और यू कैन से दे कैन नॉट फ्लो, दे हैव डेफिनिट शेप, डेफिनिट साइज। वो छोटे बच्चों वाली प्रॉपर्टीज तो हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। अब हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं सॉलिड्स की, ठीक, जो अदरवाइज अलग तरह की होती है, मतलब जो चीजें सॉलिड्स में स्पेसिफिकली है। बेटा देखो, सॉलिड की प्रॉपर्टी हम तीन तरह की डिस्कस करेंगे यहाँ पर। वो तीन तरह की सॉलिड की प्रॉपर्टीज, नंबर वन जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। नंबर टू होगी जिसको बोलेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक। नंबर थ्री होगी जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज या डाई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, आई शुड से डाई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की इलेक्ट्रिकल कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है जी। दूसरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तीसरी डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, ठीक। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को, ठीक। अब बेटा मैं ना इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को बाद में पकड़ता हूं क्योंकि ये थोड़ा बड़ा सा काम होगा। मैं पहले आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को पहले पकड़ लेता हूं क्योंकि अभी टाइम थोड़ा है, इसलिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को पहले पकड़ लेते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज अगली बार कर लेंगे, थोड़ा लंबा काम है उसमें, ठीक। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, देखो बेटा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की जहां तक हम बातचीत करते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या होता है, व्हाई देयर आर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, क्यों मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। देखो बेटे, किसी भी सॉलिड के अंदर एटम होते हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो किसी भी एटम की अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक। हम ये बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड विद इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। एक एटम की इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करती है अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है बच्चे। इलेक्ट्रॉन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डिवेलप होती है ड्यू टू इट्स मोशन। हमें जानते हैं जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी। अगर नहीं जानते तो इस साल जान जाओगे फिजिक्स में कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो इट जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक। अब जो आपकी मूवमेंट है वो दो तरह की हो सकती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे पास, यानी मैग्नेटिक हमारे पास जो प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड, वो दो वजह के मोशन की वजह से दो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दो तरह का मोशन शो करेंगे, ठीक। एक जिसको हम बोलेंगे ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, मोशन अराउंड द न्यूक्लियस। एक तो इसकी वजह से, ठीक, इस मोशन की वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, यानी इसको बोल सकते हैं रिवोल्यूशन। क्या बोल सकते हैं? रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और दूसरा, अपनी एक्सिस पे स्पिन की वजह से, स्पिन मोशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, स्पिन मोशन अराउंड इट, स्पिन मोशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अपने एक्सिस के अराउंड, यानी कि जिसको हम रोटेशन बोलते हैं,
रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होती है वो दो वजह से होती है। एक तो रिवोल्यूशन की वजह से, कि जैसे ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, एक तो इस वजह से, और या फिर ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन चलो घूम रहा था लेकिन वो अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है, उस रोटेशन की वजह से भी हमारे पास क्या होती है, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बन जाती है। ठीक है, पर बेटा ये जो ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस यानी रिवोल्यूशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसकी वैल्यू इज टू स्मॉल या कंट्रीब्यूशन इज टू स्मॉल। हम ये कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन इज टू स्मॉल, इसकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मैग्नेटिक मूवमेंट इज टू स्मॉल, बहुत थोड़ी होती है, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। दिस कैन बी नेग्लेक्टेड, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, देयरफॉर नेग्लेक्टेड। तो मैक्सिमम जो हमारे पास आती है वो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ही हम निकालते हैं, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, दैट इज ड्यू टू स्पिन की वजह से, दैट इज ड्यू टू स्पिन, क्योंकि रिवोल्यूशन की वजह से जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज वेरी स्मॉल, तो बेटे हम स्पिन की वजह से जो कंट्रीब्यूशन है उसी को ज्यादा लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब जगह नेग्लेक्ट होती है, एफ ब्लॉक एलिमेंट भी नेग्लेक्ट नहीं होती, ये डी ब्लॉक में नेग्लेक्ट होती है, वो चलो एफ डी में समझा दूंगा तुम्हें मैं। फिलहाल स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट को हम ऐसे निकालते हैं, mu इज इक्वल टू रूट ऑफ n इंटू n+2 बोहर मैग्नेटॉन, bm इज बोहर मैग्नेटॉन। इसमें mu जो है इसके आगे लिखते हैं स्पिन ओनली, SO का मतलब स्पिन ओनली, तो ये जो है mu दैट इज स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक, mu SO मतलब स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। n क्या होता है, n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी स्पीशीज में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो n है। ये जो Vm है पीछे यूनिट की तरह लिखा गया, इसको बोहर मैग्नेटॉन बोलते हैं। ठीक, बोहर मैग्नेटॉन। देखो बेटा बोहर मैग्नेटॉन एक्चुअली इज नॉट अ यूनिट, actually it is not a unit, it is a constant value Eh upon 4 pi epsilon naught. E is energy, H is E is charge of electron and H is Planck's constant, and 4 is 4, pi is pi, E is epsilon naught is permittivity of vacuum. आप अभी फिजिक्स पढ़ चुके होंगे तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कूलम्स लॉ में सबसे पहले समझाई जाती है, उम्मीद करता हूं एप्सिलॉन नॉट पता होगा तुम्हें। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो 9.27 into 10 to power minus 14 ये वैल्यू आती है, 9.27 into 10 to power minus 14 एम्पेयर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू इसकी रह जाती है बेटा। ठीक है जी, इसकी बोहर मैग्नेटॉन की, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, H इज प्लांक्स कांस्टेंट व्हिच इज कांस्टेंट, E इज आल्सो कांस्टेंट, तो ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए इस कांस्टेंट वैल्यू को हम यूनिट की तरह यूज कर लेते हैं और इसको बोहर मैग्नेटॉन लिख देते हैं। अब बेटे देखो इस पे सीधे कंपटीशन में क्वेश्चन इस तरह से आता है, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। आपको बोला कि मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ a substance of a metal is root 15. How many unpaired electrons are present? Unpaired electrons are present. कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हमें बोला मैग्नेटिक मूवमेंट मेटल के अंदर रूट 15 है और बोला कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे वो फटाफट से लिखेंगे कि अंडर रूट 15 इज इक्वल टू रूट ऑफ n इंटू n+2 बोहर मैग्नेटॉन, है ना जी, ये भी हमें बोहर मैग्नेटॉन में दे रखा होगा। ठीक, तो यहां से n निकालेंगे तो ये इंटेलिजेंट बच्चे फटाफट से कर लेंगे, पर तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, है ना, तो तुम क्या हो, तुम ब्रिलियंट हो,
तो ब्रिलियंट की तरह सोचो। आपको एक सिंपल बात बता देता हूं बेटा, डेसिमल से पहले जितना नंबर होता है वही अनपेड इलेक्ट्रॉन, उतने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे अंडर रूट 15 का मतलब 3 पॉइंट समथिंग है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सीधे बोल दूंगा इसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, सिंपल। अगर मान लो अंडर रूट 17 देता तो क्या होता, 4 पॉइंट समथिंग, क्या बोल देता, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर मैं अंडर रूट 11 दे देता तो 3 पॉइंट मतलब क्या आ जाता आपके पास, 2 पॉइंट समथिंग आ जाता। ठीक, क्लियर। तो इस तरह से करके डॉट के पहले जो नंबर आएगा, पॉइंट के पहले इसका अंडर रूट करेंगे तो पॉइंट के पहले जो नंबर आ जाएगा बेटा वो अनपेड इलेक्ट्रॉन देता है। या आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ठीक, आपको बोला इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। मान लो किसी में हमें बोला कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट, कैलकुलेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ CrO2, CrO2। अब जो इसमें Cr4 पॉजिटिव है उसको ले लेना है, O2 ने तो इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं तो Cr4 पॉजिटिव देना बना। अब क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 होती है, तो 4 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो क्रोमियम 4 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन बन गई 3d, 4 निकाल दो, एक यहां से 3 यहां से, तो क्या बचे 2, तो d में 2 है, तो डी में 2 अनपेड है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट 2 पॉइंट समथिंग होगा। नीचे 4 ऑप्शन देखो, एक ऑप्शन दिया होगा 1 पॉइंट समथिंग, एक दिया 2 पॉइंट समथिंग, एक दिया 3 पॉइंट समथिंग, एक दिया 4 पॉइंट समथिंग। क्या टिक कर दोगे, 2 पॉइंट समथिंग, चुटकी के अंदर। मतलब लोगों को टाइम वेस्ट करने दो, तुम क्यों करोगे। ठीक, तो मैंने कहा यहाँ डेसिमल से पहले जो नंबर आता है ना वही अनपेड इलेक्ट्रॉन शो करता है। किसी का अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 होता है तो वो 1 पॉइंट समथिंग उसकी मैग्नेटिक मोमेंट होती है। किसी के अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट 2 पॉइंट समथिंग होती है। किसी में अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट 3 पॉइंट समथिंग होती है, एंड सो एंड फोर्थ। आई एम सॉरी। सो यू गॉट कैसे मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं और कैसे मैग्नेटिक मोमेंट आती है। ठीक, अब इस मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से, इन इलेक्ट्रॉन की वजह से सॉलिड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती। अब वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज 2 तरह की होती हैं, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज 2 तरह की हुआ करती हैं। ये तो हो गई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई क्यों, कैसे आई, कितनी आई। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 2 तरह की होती है, एक बेटा जिसको हम बोलते हैं टेम्परेरी प्रॉपर्टीज, टेम्परेरी प्रॉपर्टीज, ठीक, और एक होती है परमानेंट प्रॉपर्टीज, परमानेंट प्रॉपर्टीज। देखो जी, टेम्परेरी प्रॉपर्टीज को बोलेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड में अलग और मैग्नेटिक फील्ड के बाद में अलग, यानी विच चेंजेस ऑन एप्लीकेशन of magnetic field, external magnetic field, external magnetic field, or its removal। टेम्परेरी का मतलब समझ में आ ही रहा है भैया, मैग्नेटिक फील्ड लगाने से अलग हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड उतारने से अलग हो जाए, ठीक, वो टेम्परेरी प्रॉपर्टीज है। और परमानेंट प्रॉपर्टीज जो एक बार आ गई दोबारा वो चेंज नहीं होती, मैग्नेटिक फील्ड लगाओ हटाओ फर्क नहीं पड़ता है, वो परमानेंट प्रॉपर्टीज। अब टेम्परेरी प्रॉपर्टीज आगे 2 तरह की है, एक होते डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है जी, और दूसरे होते पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये टेम्परेरी, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस किसको बोलते हैं बेटा, बेटा डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं
which are weakly repelled by the magnetic field, which are weakly repelled by magnetic field, repelled by magnetic field. जिसको मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो वीकली रिपेल करती है, which are weakly repelled by magnetic field, that is called as diamagnetic substances. अब क्यों? बिकॉज इसमें क्या होता है, बिकॉज देयर आर नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, बिकॉज देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यू है, दूसरा पेयर्ड कंडीशन में है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का नॉर्थ ये है और साउथ ये है, तो दूसरे का साउथ ये है, नॉर्थ ये है, तो ये एक दूसरे की मैग्नेटिक मूवमेंट को क्या कर देते हैं, कैंसल। इसलिए एमयू जो हो जाता है रिजल्टेंट वो जीरो हो जाता है। यानी इसमें सब में पेयर्ड, इट कंटेन्स पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ओनली, दिस स्पीशीज कंटेन्स पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ओनली, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ओनली। जैसे एग्जांपल हो गया बेटे N2, इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ही बेटा हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले एग्जांपल हो गए NaCl, ठीक, NaCl हो गया बेटे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड हैं। TiO2 अगेन वी हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह ZnO, V2O5, ZnO, ZnS, जिसमें भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे। दूसरी बात, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। बेटा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस which are attracted, which are feebly attracted, which are feebly attracted by magnetic field, by magnetic field, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाई, ठीक, उस वो इनको अट्रैक्ट करती, जैसे आयरन होता है ना, ठीक, या ऐसी कोई चीजें होती है जिनको मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होती है। समझ में आई बात? इसमें क्यों अट्रैक्ट करती है? क्योंकि देयर आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट कभी भी जीरो नहीं होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट इज ग्रेटर देन जीरो, कोई ना कोई मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, और उसकी वजह से ऑब्वियसली दे आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन हो गया, ठीक, ऑक्सीजन हो गया, NO हो गया, VO हो गया, ठीक है जी, इसमें सभी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे। TiO हो गया, CuO हो गया, TiO, CuO, इन सभी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेटिक है, ठीक है बच्चे। यानी एक बात क्लियर है कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो होती है, तो इसलिए वो अट्रैक्ट ही नहीं होंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं बेटे जिसमें हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड तो होती है, ठीक है, दे आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। पर एक बात बताओ यार, एक क्वेश्चन है मेरे पास, जनरल क्वेश्चन, आप मैग्नेट जो होती है वो आयरन को अट्रैक्ट करती है, इसका मतलब मैग्नेट जो होती है आयरन को इसलिए अट्रैक्ट करेगी, आयरन की अपनी मैग्नेटिक फील्ड हो, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करेगी, तभी तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना। तो फिर एक आयरन का पीस दूसरे आयरन के पीस को अट्रैक्ट क्यों नहीं करता? ऑब्वियसली अगर एक चीज कोई मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, वो तभी है कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड है। अगर उसमें मैग्नेटिक फील्ड है तो दूसरे मैग्नेटिक फील्ड वाले को अट्रैक्ट क्यों नहीं करती? सोचा कभी? क्योंकि सोचना एक कठिन काम है, इसलिए बहुत सारे लोग ये नहीं करते। थिंकिंग इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस, सो मैनी पीपल डू नॉट थिंक, है ना।
चलिए मैं समझाता हूं तुम्हें। बेसिकली कोई भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट होगी ना, पर वो मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे रैंडमली अरेंज हो जाती है। मैग्नेटिक मूवमेंट्स आर रैंडमली अरेंज्ड और आपस में कैंसल आउट कर जाती है, आपस में कैंसल आउट कर जाती है। तो यहां मैग्नेटिक मूवमेंट्स आर रैंडमली अरेंज्ड, मैग्नेटिक मूवमेंट्स आर रैंडमली अरेंज्ड। तो वो एक दूसरे को एक्चुअली कैंसिल कर जाती है, इसलिए नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो हो जाता है। होता है मैग्नेटिक मूवमेंट, पर मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है। क्यों? ये रैंडमली अरेंज करेंगे। इससे भी बेटर मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि मान लो ये कोई पीस है, ध्यान से समझना, ये एक पीस है, मान लो आयरन का एक पीस है, ठीक, इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, लेकिन बेटा इसके ना कुछ रीजन बन जाते हैं, स्पेसिफाइड रीजन, जिनको डोमेन्स बोलते हैं। यानी ये कुछ ऐसे रीजन्स में बट जाता है, कोई भी मटेरियल जो पैरामैग्नेटिक होता है वो ऐसे रीजन्स में बट जाता है जिसको डोमेन्स बोलते हैं। डोमेन वो होते हैं जिसमें ऐसे पार्ट्स, जिसमें सारी मैग्नेटिक मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होती है ना, वो स्पेसिफाइड पार्ट जो है वो डोमेन होता है। ये एक डोमेन है, इधर मैग्नेटिक मूवमेंट सारी इधर अलाइन कर रही है, ये दूसरा डोमेन है, सारी मैग्नेटिक मूवमेंट इधर अलाइन कर रही है, तीसरा है, इसकी सारी मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे अलाइन कर रही है, चौथा है, इसकी सारी मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे अलाइन कर रही है, पांचवा है, इसकी सारी मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे अलाइन कर रही है, छठा है। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन इज द स्पेसिफाइड रीजन, specified regions in a solid in which magnetic movements जो net resultant magnetic movement आ रही है aligned in same direction, same direction में align होती है। और ये जो डोमेन होते हैं ना, they align themselves in polyhedral manner। डोमेन जो होते हैं they arrange themselves in polyhedral manner, arrange themselves in polyhedral manners, ताकि नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल हो जाए। देखो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट इस डायरेक्शन में, इसकी इस डायरेक्शन में कैंसिल हो गई, इसके ऊपर को है, इसके नीचे को कैंसिल हो गई, इसके नीचे को इसके ऊपर को कैंसिल हो गई। तो डोमेन्स जो होते हैं वो ऐसे रीजन होते हैं छोटे छोटे से किसी भी सॉलिड के अंदर, जिसमें मैग्नेटिक मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में लाइन करती है, वो छोटा सा पार्ट। ऐसे डोमेन किसी भी सॉलिड के अंदर पॉलीहेड्रल मैनर में रहते हैं। पॉलीहेड्रल जिसको आप रैंडम बोल रहे हो ना यहाँ पर, वो एक्चुअली पॉलीहेड्रल मैनर होता है। तो उससे नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाती है? कैंसल आउट हो जाती है। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, क्योंकि नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसल आउट होगी इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बोलो बेटे बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? तो चलो, अब ये तो थी, ये दो थी, हमने ऐसी प्रॉपर्टीज की बात की जो कि टेम्परेरी थी। मैंने बोला डोमेन जो है वो पॉलीहेड्रल मैनर में अरेंज कर रहे हैं, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो हो जाती क्योंकि एक दूसरे के साथ कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में है और ये टेम्परेरी प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे परमानेंट प्रॉपर्टीज। परमानेंट प्रॉपर्टीज बेटा, परमानेंट प्रॉपर्टीज में आपके तीन तरह की होती हैं। पहली जिसको बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। बेटे ferromagnetic substances are the substances which changes into permanent magnets after removal of magnetic field। ठीक,
यानी हम ये कह सकते हैं कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस व्हिच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड गेट्स परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड, क्या, which are strongly attracted, which are strongly attracted, which are strongly attracted by external magnetic field, external magnetic field, external magnetic field, and gets permanently magnetized, and gets permanently magnetized. ठीक है जी, यानी हम यहां डिस्कस क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये ऐसे सॉलिड्स हैं जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे मैग्नेटिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड लगाते ही परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाएंगे। ठीक, कभी किसी ऑफिस में पिन होल्डर देखा होगा, पिन होल्डर में पिन्स होती हैं, वो मैग्नेट के साथ चिपकी हुई होती हैं, उसको बाहर निकालो, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, इट गेट्स परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड। बेटे हमारे पीरियोडिक टेबल में 3 ही एलिमेंट हैं जो फेरोमैग्नेटिक है, और वो 3 एलिमेंट जो है वो है आयरन, कोबाल्ट, निकल। ऐसे याद कर लेना फेनिको। ठीक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, यानी परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए इन तीनों में से एक चीज जरूर चाहिए, या आयरन होना चाहिए, या कोबाल्ट होना चाहिए, या निकल, क्योंकि सिर्फ यही फेरोमैग्नेट, यही परमानेंट मैग्नेट में चेंज हो सकते, बाकी नहीं। बाद में हमने ये भी पढ़ा कि गैडोलीनियम भी एक आ गया है, गैडोलीनियम इज अनदर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी है। ठीक, और कुछ कंपाउंड्स भी होते हैं, जैसे यूरोपियम का ऑक्साइड हो गया, ये आपके पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। क्रोमियम का ऑक्साइड हो गया, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। ठीक है जी, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस परमानेंटली मैग्नेट में क्यों चेंज हो? देखो, पहले सब्सटेंस जो था वो पैरामैग्नेटिक था, उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे रैंडमली या बोलो पॉलीहेड्रल मैनर में, जैसे कि हम बोल रहे थे, ये अरेंज थी। पहले ये पैरामैग्नेट था, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लगाई, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये सारी की सारी मैग्नेटिक मूवमेंट्स जो होंगी, वो सारी मैग्नेटिक मूवमेंट्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाती हैं। ऑल मैग्नेटिक मूवमेंट अलाइन इन सेम डायरेक्शन, ऑल मैग्नेटिक मूवमेंट्स align in same direction, और इस वजह से इसकी नेट मैग्नेटिक मूवमेंट बन जाएगी, इस वजह से इसकी नेट मैग्नेटिक मूवमेंट बन जाएगी, मैग्नेट में चेंज हो जाएगा और दूसरों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। बेटे बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? पर एक बहुत मजे की बात बता, सारे सब्सटेंसेस ऐसा क्यों नहीं? ये मिटा दो बेटा, ये मैं पहले बता चुका हूं तुम्हें, पैरामैग्नेटिक क्या और डायामैग्नेटिक क्या। अब सारे सब्सटेंसेस ऐसा क्यों नहीं करते? देखो, होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए, ध्यान देना इधर, कि पहले जैसे मैंने यहां पर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रखा था, जिसकी मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऐसे पॉलीहेड्रल कहीं कहीं अरेंज थी, रैंडम थी, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस था। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लगाई, ये सारी एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गई। अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड में रिमूव करूं, मैग्नेटिक फील्ड रिमूव्ड, जैसे इसको रिमूव करूं, तो होना तो ये चाहिए कि ये सारी मैग्नेटिक मूवमेंट दोबारा से रैंडमली चले जाएं। एंट्रोपी तो हमेशा बढ़नी है ना भाई, सारी ऐसे दोबारा से हो जाए, एंड सब्सटेंस
पहले पैरा था, फिर ऐसा हो गया फेरो, ठीक, फिर उसके बाद ये ऐसा हो गया, दोबारा से पैरा हो गया। होना तो ऐसा चाहिए था, होना तो ऐसा चाहिए था। पर बेटे यहां पे एक बात आती है, एक टेम्परेचर होता है जिसको बोलते हैं क्यूरीज टेम्परेचर। क्यूरीज टेम्परेचर, बेटे आप ना किसी से भी क्यूरी टेम्परेचर की डेफिनेशन पूछ लेना, किसी से भी, 99.9% लोग आपको गलत बताएंगे क्यूरी टेम्परेचर की डेफिनेशन। हर आदमी ये बोलेगा क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर above which ferromagnetism does not exist। पूछ लो किससे भी, हर आदमी यही बोलेगा क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर above which ferromagnetism does not exist। समझ लेना लड्डू है, आता ही कुछ नहीं है उसको, क्योंकि उसने सिर्फ किताबें ऊपर ऊपर से पढ़ी, उसको पता कुछ नहीं। मैं तुम्हें समझाता हूं बेटा, क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर, it is the temperature at which magnetic movements does not have enough energy, so that they can randomize। यानी जब मैग्नेटिक मूवमेंट्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो रेंडमाइज कर सके। तो अगर हमारा टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से बिलो है, बिलो क्यूरी टेम्परेचर, तो इसमें इतनी एनर्जी नहीं होगी कि आगे जाए, तो ये आगे नहीं जाएगा, तो सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक रहेगा। बिलो क्यूरी टेम्परेचर ये फेरोमैग्नेटिक रहेगा। क्यों? एनर्जी नहीं होगी कि भैया ये क्या हो सके, रेंडमाइज हो सके। ठीक है, हाँ क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर ले जाओ तो एनर्जी मिल जाएगी, ये रेंडमाइज होकर फिर से पैरा बन जाएगा। So Curie temperature is the temperature at which magnetic moment does not have enough energy which can, so that magnetic field can randomize। तो ये इसमें रेंडमाइज नहीं कर पाती, आगे चेंज नहीं हो पाती। इसलिए अगर क्यूरी टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर रखा जाए तो सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक ही रह जाएगा। और लोग बोलते हैं जिसके ऊपर फेरोमैग्नेटिज्म एग्जिस्ट नहीं करता, उनको ये नहीं पता कि बिलो दिस, इसमें एनर्जी नहीं थी तो फेरोमैग्नेटिज्म था, उससे अबव चले जाओ तो वो रेंडमाइज होकर पैरामैग्नेटिक दे देता है, इसलिए वो फेरोमैग्नेटिज्म मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं रहता है ना। पर उन गधों को ये नहीं पता होता कि पैरामैग्नेटिक का अपना क्यूरी टेम्परेचर है, इसका अपना क्यूरी टेम्परेचर है, फेरोमैग्नेटिक का अपना क्यूरी टेम्परेचर। पैरामैग्नेटिक का क्यूरी टेम्परेचर बिलो रूम टेम्परेचर होता है, बिलो रूम टेम्परेचर होता है। इसलिए रूम टेम्परेचर पे भी अगर मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड लगा दूं तो क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर है, यानी इसमें इतनी एनर्जी है कि रेंडमाइज कर जाए, तो ये ऐसे बन जाता है, क्योंकि इसका क्यूरी टेम्परेचर बिलो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर से नीचे है, तो रूम टेम्परेचर के ऊपर ये रेंडमाइज कर सकता है। तो रूम टेम्परेचर पे आप जैसे मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो ये रेंडमाइज हो गया, ऐसा बन जाता है। जबकि फेरोमैग्नेटिक का क्यूरी टेम्परेचर अबव रूम टेम्परेचर होता है, अबव रूम टेम्परेचर होता है। इसलिए अगर हम रूम टेम्परेचर पे ही इसको मैग्नेटिक फील्ड लगा के हटा दिए तो क्यूरी टेम्परेचर तो ऊपर ही है, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे चेंज नहीं हो पाएगा, इसलिए सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक रह जाएगा। बोलो समझ में आया? इसीलिए अगर मैं कभी भी फेरोमैग्नेटिक को हीट करता हूं, अगर मैं कभी भी फेरोमैग्नेटिक को हीट करता हूं तो दैट टर्न्स इनटू पैरामैग्नेट। वो किसमें चेंज हो जाता है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, क्योंकि हीट किया तो इसको क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर ले गए, और अगर क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर ले गए तो बेटे इसमें रेंडमाइजेशन पॉसिबल हो जाएगी, और अगर रेंडमाइजेशन पॉसिबल हो सकी तो इट टर्न्स इनटू पैरामैग्नेट। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलो जल्दी। अरे यार किसी से पूछना है यार। यस सर। ये किसी को पता ही नहीं है।
ठीक, तो आपने क्या समझना है, मैं दोबारा समझा देता हूं, टेंशन नहीं लेने का। आपको मैंने बोला कि जब भी पैरामैग्नेट पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएं और उसकी मैग्नेटिक फील्ड सारी मैग्नेटिक मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाए तो वो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाता है, उसको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि फेरोमैग्नेटिक का क्यूरी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से अबव होता है। तो रूम टेम्परेचर पे वो ऐसा बन के ऐसा नहीं बन सकता, क्योंकि क्यूरी टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर जिसके नीचे हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं कि वो चेंज हो सके, तो ये चेंज नहीं होगा उस पे, तो ऐसा ही रहेगा, फेरोमैग्नेटिक रहेगा। लेकिन हीट करने से ये टेम्परेचर मिल जाएगा, तो क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर चल जाएंगे, रेंडमाइज होकर पैरामैग्नेट बन जाएगा, इसलिए फेरोमैग्नेटिक चेंजेस इनटू पैरामैग्नेटिक ऑन हीटिंग। क्लियर हो गया? और वहीं पे पैरामैग्नेट जो है उसका क्यूरी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से नीचे है, यानी रूम टेम्परेचर से नीचे तो पैरामैग्नेट रहेगा, रूम टेम्परेचर से ऊपर या रूम टेम्परेचर पे वो चेंज हो सकता है क्योंकि उसमें एनर्जी है, उसका क्यूरी टेम्परेचर उससे नीचे है। तो एनर्जी है तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड लगाई ये चेंज हो गया, इसलिए पैरामैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे फेरोमैग्नेट बन जाता है। फेरोमैग्नेट का क्यूरी टेम्परेचर ऊपर होता है तो बिना हीट किए वो फेरोमैग्नेट नहीं बनेगा, यानी आगे नहीं जाएगा, इसलिए परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाएगा। बोलो क्लियर? समझ में आया? फेरोमैग्नेट को हीट करने से पैरामैग्नेट कैसे बनता है, तो उम्मीद करता हूं सारा समझ में आया। तो पहली बात आई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ferromagnetic substances which are strongly attracted by the magnetic field and gets permanently magnetized even after the removal of magnetic field। ठीक है, इसकी सारी मैग्नेटिक मूवमेंट्स एक ही डायरेक्शन में होती है, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसे अरेंज हो। एक दूसरी प्रॉपर्टी एंटी फेरोमैग्नेट या एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देखो बेटा, जैसे मैग्नेटिक मूवमेंट सारी एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गई तो फेरोमैग्नेटिक हो गई, बट if magnetic movements are aligned, in equal but opposite manners, जिसको हम कंपनसेटरी मैनर बोलते हैं, कंपनसेटरी मैनर। ठीक, so therefore net magnetic moment becomes zero, तो उसको एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। If magnetic movement are aligned in equal but opposite manner and net magnetic moment is zero, so substance is called as anti-ferromagnet। यानी मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे लग गई, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, जिससे नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो गई? जीरो। ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, इसको, तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो हो गई। तो ये एंटी फेरोमैग्नेटिक। सर डायामैग्नेटिक में भी मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो थी, एंटी फेरो में भी जीरो है, तो फर्क क्या है? बेटा डायामैग्नेटिक में तो कभी मैग्नेटिक मूवमेंट थी नहीं, क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे जब ये पैरामैग्नेटिक था, और फिर जब मैग्नेटिक फील्ड लगाई इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट रेंडमाइज हुई। अगर ऐसी बन गई तो फेरोमैग्नेटिक होगा, पर अगर ऐसी रही, जिन सब्सटेंसेस में ऐसी रहती है इक्वल एंड ऑपोजिट, वो एंटी फेरोमैग्नेटिक होगा। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है, बट इनकी मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल हो गई। ठीक, जब ये एक ही डायरेक्शन में जुड़ते इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव मैनर। क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव मैनर। तो अगर एक ही डायरेक्शन में हो सारी की सारी मैग्नेटिक मूवमेंट, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव मैनर। और अगर इक्वल एंड ऑपोजिट हो तो उसको कंपनसेटरी मैनर बोलते हैं। और तीसरी आएगी फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जिसमें मैग्नेटिक मूवमेंट्स आर अलाइंड अनइक्वल बट ऑपोजिट। ऑपोजिट तो है बट अनइक्वल है।
magnetic moments are aligned in which magnetic moments are aligned, magnetic moments are aligned in unequal but opposite manners, unequal but opposite manners. जैसे ये है, ये लो, ऑपोजिट भी है लेकिन अनइक्वल है, तो कुछ तो कैंसिल आउट कर जाएंगे, कुछ रह जाएंगी, mu ग्रेटर देन 0 रह जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट रहेगी। तो परमानेंट प्रॉपर्टीज तीन तरह की होती है, परमानेंट प्रॉपर्टीज तीन तरह की होती हैं। पहली तरह की प्रॉपर्टी फेरोमैग्नेटिक, ऐसे सब्सटेंसेस व्हिच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड एंड गेट्स परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड इवन इफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड। क्यों? क्योंकि उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट सारी एक डायरेक्शन में अलाइन कर जाती हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में तीन बहुत इंपॉर्टेंट फेनिको, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। यहाँ यूरोपियम का ऑक्साइड, क्रोमियम का ऑक्साइड, दैट इज फेरोमैग्नेटिक। दूसरा एंटी फेरोमैग्नेटिक, जिसमें हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन में लाइन होती है, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 हो जाती, एंटी फेरोमैग्नेट हो गया। और फेरी मैग्नेट जिसमें इक्वल नहीं होती बट ऑपोजिट होती हैं, इक्वल नहीं होती, कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट रह जाता है, उसको फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे फेरोमैग्नेटिक के लिए हमने पढ़ा क्यूरी टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच मैग्नेटिक मूवमेंट्स, यानी बोलो जहां पे फेरोमैग्नेटिक उससे नीचे रहेगा, उससे ऊपर अगर एनर्जी दोगे तो वो रैंडमाइज हो पाएगा और पैरामैग्नेट बनेगा। ठीक ऐसे ही एंटी फेरो के लिए नील्स टेम्परेचर होता है, एंटी फेरो और फेरी मैग्नेटिक के लिए नील्स टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर जिससे ऊपर ये रैंडमाइज होकर पैरामैग्नेट बन जाएंगे। जैसे ये तो है ही है कि कोई भी सब्सटेंस, फेरोमैग्नेट ले लो, एंटी फेरोमैग्नेट ले लो, या फिर फेरी मैग्नेटिक ले लो, कोई भी ले लो, इनको हीट करो तो सब पैरामैग्नेट में चेंज होने हैं। ये तीनों के तीनों हीट करने पर पैरामैग्नेट में चेंज होने। क्यों? क्योंकि हीट करने पर नील्स टेम्परेचर या फिर क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर चले जाना है, जिससे मैग्नेटिक मूवमेंट रीअरेंज कर जाएगी। हमने बोला क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर जहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट के पास इनफ एनर्जी नहीं होती कि वो रैंडमाइज कर सके। ऐसे नील्स टेम्परेचर एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए होता है, वो टेम्परेचर जिसमें मैग्नेटिक मूवमेंट का इनफ एनर्जी नहीं है कि वो पैरामैग्नेट में कन्वर्ट कर सके। ठीक है जी, तो वो नील्स टेम्परेचर सेम ही है। मतलब फेरोमैग्नेटिक के लिए हम क्यूरी टेम्परेचर की बात करते हैं, तो एंटी फेरो और फेरी के लिए नील्स टेम्परेचर की बात करते हैं। तो बात क्लियर हो गई सभी को? अगर सर पैरामैग्नेटिक को हीट करें तो बेटा पैरामैग्नेट को हीट करने से डायामैग्नेट बन जाता है, but diamagnetic is independent of temperature. Diamagnetic is independent of temperature. किसी भी चीज को फेरोमैग्नेट, एंटी फेरोमैग्नेट और फेरीमैग्नेटिक को हीट करो, पैरामैग्नेटिक बन जाएगा, क्योंकि उनकी मैग्नेटिक मूवमेंट्स में एनर्जी आ जाएगी ताकि वो रैंडमाइज कर सके। ठीक, फेरोमैग्नेटिक को क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर मिल जाएगा और एंटी फेरो को नील टेम्परेचर से ऊपर मिल जाएगा, तो जो पैरामैग्नेट्स है वो डायमैग्नेटिक में चेंज हो जाएंगे। पैरामैग्नेट्स विल चेंज इनटू डायमैग्नेट्स। ठीक, डायमैग्नेटिक इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। बोलो बच्चे, क्लियर और नॉट? जल्दी बोलना, यस और नो। भूमिका फटाफट बोल, साहिल, अर्शवीर सिंह, बेटा समझ में आया कि नहीं? तो आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे।